स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में हम देखेंगे चैप्टर 3 को, जो कि विद्युत रसायन से संबंधित है। और इसी चैप्टर की ये न्यू क्वेश्चन बैंक है, और इसमें आज हम संपूर्ण प्रश्न हल सहित इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न है और कैसे हम इनका हल करेंगे। जानते हैं सब कुछ इस वीडियो को लास्ट तक। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। आप प्रश्न को यदि सही तरीके से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें समय भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्न बैंक है ये एपीव्यूमर्स पोर्टल के द्वारा जारी जो संशोधित प्रश्न बैंक है ये है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है इसमें आप इसके लिए अंक देख सकते हैं। 5 अंक का इसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा, और ये जो प्रश्न होगा ये 5 अंक का एक ही प्रश्न इसमें शामिल रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक, कौन सा पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेड एक्यूमुलेटर्स है और पता नहीं थोड़ा सा क्या लिखा है, फ्यूल सेल्स है ना, ये फ्यूल सेल्स है। और इसी प्रकार से ये करोजन है, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, और ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल है। थोड़ा सा ब्लर ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी देखने में परेशानी आ सकती है, और आपने इसे डाउनलोड करके ही रखा है, इससे भी आप वहां पर जाकर के भी इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सेल वाला पोर्शन है ये पूरा इसमें हट चुका है ना। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले 5 अंक के प्रश्न है। सभी प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के ही दे रखे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर एक कोलरास के नियम को समझाना है। इसमें एक सेकंड वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इसमें वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना है। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है। थर्ड, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताना है। फोर्थ यहाँ पर है मोलर चालकता किसे कहते हैं, और विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव भी हमें बताना है। विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक के मध्य क्या संबंध है, और फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए और इसके हल को समझते हैं। और देखिए, यदि आप अपनी तैयारी उस स्तर से कर रहे हैं कि आपको एकदम टॉप करना है, टॉपर लिस्ट में शामिल होना है, तो आप थोड़ा सा और भी इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो पोर्शन हटाए चुके उसे छोड़ करके यही क्वेश्चन जो है, जैसे 5 क्वेश्चन दिए तो जरूरत नहीं कि ये 5 ही आ जाएंगे, पर थोड़ा सा आप एडवांस भी अपनी तैयारी को बनाए रखना है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोलरास के नियम को परिभाषित कीजिए। तो समझते हैं कोलरास का नियम क्या होता है। देखिए, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी या मोलर चालकता, नियम दोनों के लिए होता है, तुल्यांकी के लिए भी लिख सकते हैं और मोलर चालकता के लिए भी लिखा जा सकता है। तो आप दोनों में से किसी के लिए भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी या मोलर चालकता जो होती है उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। और देखिए, यदि आपको परिभाषा याद रखने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इससे आपकी परिभाषा बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हम तुल्यांकी चालकता के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा EQ। ठीक है, ये हो जाता है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, है ना। ये विद्युत अपघट्य की होगी, और ये उसके संघटक जो धनायन और ऋणायन है उनकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं का योग है। ठीक है, यही सूत्र हम मोलर के लिए बनाते हैं, तो उसमें हमें बस थोड़ा सा चेंज करना होता है, लैम्डा अनंत m कर देते हैं, तो ये मोलर चालकता के लिए सूत्र बन जाता है, और इसी प्रकार से इसके संघटक धनायन होंगे। अब देखिए, यहां पर स्पष्ट भी किया है कि जो लैम्डा अनंत धनायन और लैम्डा अनंत ऋणायन, क्रमशः ये धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी आयनिक चालकता के मान है, और इन्हें सीमांत तुल्यांकी चालकता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोलरास के नियम को हम परिभाषित कर देंगे। देखिए, प्रश्न तो थोड़ा सा 5 अंक का एक ही प्रश्न ये भी बन सकता था, पर चूंकि 5 अंक के प्रश्न में 2 पार्ट दिए हैं, ए और बी करके,
तो हमें शॉर्ट रूप में ही इसको लिखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बी वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मिथेनोइक अम्ल की जो चालकता है वो यहां पर दी है 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक की यहां पर वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहां पर दो चीजें हमें ज्ञात करना है। इसमें एक तो हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है और एक वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए वियोजन की जो मात्रा होती है इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और वियोजन स्थिरांक को हम के ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमें परिकलन करना है। अब यहाँ पर हमें दो चीजें दे रखी है, जैसे एक तो मैथेनिक अम्ल की जो चालकता है वो दे रखी है यहाँ पर, और एक यहाँ पर जो मैथेनिक अम्ल के लिए के जो आयन है जैसे कि H पॉजिटिव आयन है तो अनंत तनुता पर इसकी चालकता दे रखी है। इसी प्रकार से HCOO नेगेटिव आयन है, इसकी चालकता यहाँ पर दे रखी है। चलिए समझते हैं प्रश्न को किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो हम चाहें तो पहले इसमें यहाँ पर जो जो चीजें हमें दे रखी है उन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो चालकता हमें दे रखी है मैथेनोइक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCOOH, इसे हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं और IUPAC नाम जो होता है इसका वो मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल ये हो जाता है मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब इसी मैथेनोइक अम्ल की यहां पर हमें जो चालकता दे रखी है तो इसकी चालकता हमें दे रखी है 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार से आयन की दे रखी है, लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि वियोजन की जो मात्रा होती है ये, तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको। वियोजन की मात्रा के लिए हम सूत्र प्रयोग में लाते हैं अल्फा बराबर लैम्डा, या डेल लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, लैम्डा CM अपान डेल्टा या लैम्डा जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र का कार्य करता है। अब देखिए यहां पर ये तो दे रखी है किसी भी तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो यहां पर ये जो मान है ये तो हमें यहां पर दे रखा है, ये जो मान है ये हमारा इसमें लैम्डा डेल सी एम, ये इसका मान तो दे रखा है। अब हमें यहां पर लैम्डा अनंत एम का मान निकालना होगा और उसके लिए यहां पर जो आप हल देख पा रहे हैं इसमें ये लैम्डा अनंत एम ये चालकता है अनंत तनुता पर। ठीक है, और ये किसकी है, फार्मिक अम्ल की, जो कि मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं उसको। तो इसकी चालकता यहाँ पर निकाल रखी है दोनों प्रकार के आयनों को। तो दोनों के आयनों की चालकता हमें यहाँ पर H की चालकता दे रखी है ये, और फार्मिक आयन की चालकता यहाँ पर दे रखी है ये। तो दोनों आयनों की जो चालकता है वो रख देंगे, तो ये जो मान बनेगा हमारा डेल एम, ये तो ये बन जाता है इसका मान। अब देखिए वियोजन की मात्रा का जो सूत्र है वो हम प्रयोग में लाएंगे। तो यहां पर हमने सूत्र प्रयोग में लिखा है, ये लैम्डा लिखा है इसमें, तो हम चाहे तो लैम्डा लिख सकते हैं या फिर डेल लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रखा है, ये 0 या नॉट बोलते हैं इसको, तो नॉट भी बोल सकते हैं या फिर अनंत भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो मात्रा बन के आ रही है ये अनंत तनुता पर है और ये किसी भी तनुता पर है। तो यहाँ पर मान रखा इसका और नीचे इसका मान रखा, तो ये हमारा अल्फा का मान निकल के आ जाता है यहाँ पर। अब इसी के साथ में वियोजन स्थिरांक का जो सूत्र होता है वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक के लिए सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा,
ये सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र लिखा है, तो ये C जो है ये इस अल्फा के साथ गुणा में है, ठीक है। और जो C होता है ये यहाँ पर क्या होता है, ये सांद्रता को व्यक्त करता है। C यहाँ पर सांद्रता को दर्शा रहा है ये। अब देखिए वियोजन स्थिरांक की जब गणना करेंगे तो यहाँ पर अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं, ये वाला मान भाग लगा करके, और C जो सांद्रता है, तो सांद्रता का मान यहाँ पर जो 0.0 हमें दे रखा है 0.025, ये C का मान है। तो C की जगह पर हमने ये मान रखा है 0.025 इंटू 0.114, ये अल्फा का मान है, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर का मान है, तो अल्फा स्क्वायर की जगह पर हमने ये मान रखा, नीचे 1 माइनस अल्फा, 1 में से इसको माइनस किया और इसका कैलकुलेशन किया, तो इसका जो मान निकल गया था वियोजन स्थिरांक के लिए, वो के बराबर 3.67 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स इतना निकल करके आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है, और ये कौन सा मान दे रखा है और कौन से से ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यही क्वेश्चन जो था मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी यहाँ पर आपके लिए से कर रखा था। आपके लिए उस क्वेश्चन में ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। जैसे वियोजन की मात्रा की गणना के लिए आप स्पष्ट अलग अलग देख सकते हैं। यदि वहां आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी रही हो तो फार्मिक अम्ल या मैथेनिक अम्ल के वियोजन की मात्रा की गणना, तो मात्रा की गणना जब हम करेंगे तो मात्रा की गणना के लिए ये सूत्र लाते हैं, डेल CM/del0 M। तो ये किसी भी सांद्रता पर है और ये उसकी अनंत तनुता पर है ना, ये उसकी मोलर चालकता है। तो देखिए यहां पर ये हमने बनाया डेल नॉट M का मान, तो ये निकल के आता है और इसमें इसका भाग लगाया तो ये अल्फा का मान निकला, ठीक है। अब इसी में आगे हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में यहाँ पर वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे। तो वियोजन स्थिरांक का जो सूत्र बनता है वो सूत्र कैसे बनता है, यहाँ पर ये भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता और साम्य पर सांद्रता वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बन जाता है Ka का सूत्र, जो कि होता है इस प्रकार से C⁴/1 - अल्फा। वही मान है, C सांद्रता है और C का मान यहाँ पर जो दे रखा है वो इसमें रखा, अल्फा स्क्वायर का मान रखा और 1 - अल्फा कैलकुलेशन किया, वही उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। बस यहाँ पर दो अलग अलग स्टेप में इसको हल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो समझते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, करते हैं इसका सचित्र वर्णन। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इस प्रकार का इसका चित्र हम बना सकते हैं और इसके लिए हम लिख सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें प्लेटिनम ब्लैक परत चढ़ी होती है और प्लेटिनम की एक पतली सी पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबो करके रखा जाता है। तो चित्र में भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्लेटिनम का तार है और ये प्लेटिनम की एक पत्ती है जो प्लेटिनम ब्लैक लेपित होती है, ठीक है ना, और इसी का ये इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो ये हो गया। और ऊपर यहाँ पर देखते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब है, तो शर्त होती है इसके लिए कि दाब का मान आपको 1 वायुमंडलीय रखना है और जो सांद्रता यहाँ पर विलयन हमने बनाया है इस विलयन की सांद्रता भी 1 मोल होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसकी शर्त होती है। तो ये कांच की नली से ढका रहता है और नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है अंदर प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस जो होती है अवशोषित होती है और शीघ्र ही H2 और H2O के आयनों के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विशेषता ये होती है कि ये एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। जब इसको हम लगाते हैं तो ये एक अर्ध सेल होता है और दोनों इलेक्ट्रोड के रूप में इसे काम में लाया जा सकता है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पर जब रहेगा तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें कि H2 गैस जो होगी वो 2H पॉजिटिव आयनों में मुक्त होगी और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, यानी कि ये एनोड पर होने वाली क्रिया है। और इसी के साथ में जब कैथोड के रूप में ये होगा तो इसके जो
2H पॉजिटिव आयंस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस मुक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम बुलबुले देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। तो इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये दोनों तरह का कार्य करता है और इसका खुद का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है 0। ये भी आप ध्यान रखें, इसका अपचयन विभव E0 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव में रखते हैं और उस पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इस श्रेणी की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती हैं, तो श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती है वे अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है या उत्पन्न करती है। इसी के साथ दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं श्रेणी तत्व या श्रेणी तत्वों की मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करती है, यानी कि तत्वों को यहाँ पर बढ़ते हुए अपचयन विभव में रखा जाता है। इसी के साथ में श्रेणी में जो धातु पहले आती है वो नीचे आने वाली धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। और फोर्थ विशेषता यहाँ लिख सकते हैं हम, श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचयक उपस्थित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 4-5 विशेषताएं हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 5 विशेषताएं आपको इसमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मोलर चालकता किसे कहते हैं और विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव लिखिए। तो देखिए 2 बातें पूछ लिए, मोलर चालकता और तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोलर चालकता होती क्या है। तो मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल, ठीक है ना, मोलर में आपको ध्यान रखना है, 1 मोल बोलना है इसमें, मोल 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल चालकता। यानी कि हम इस प्रकार से परिभाषा बोल सकते हैं कि मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल के उन समस्त आयनों की चालकता होती है। ठीक है, ऐसा भी हम इसमें बोल सकते हैं, पर यहां पर इसको थोड़ा सा बदल करके परिभाषा को बता दिया है, विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल चालकता, यानी कि उन समस्त आयनों की चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि VmL वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले हुए हों तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैम्डा m बराबर k इंटू V, जहां पर k विशिष्ट चालकता होगी और ये V विलयन का आयतन होगा। यदि विलयन की मोलरता m मोल प्रति लीटर हो तो हम V का मान यहाँ पर 1000/m कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लैम्डा m बराबर k गुणित 1000/m हो जाएगा। और इसकी जो इकाई है इस प्रकार से हम इसकी इकाई भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब जो बात इसमें पूछी गई थी कि जो विभिन्न चालकताएं होती है उन पर तनुता का क्या प्रभाव होता है, तो देखिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो तनुकरण करने पर तुल्यांकी और मोलर चालकता दोनों के मान जो होते हैं वो बढ़ते हैं। अब एक और चालकता होती है विशिष्ट चालकता, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो विशिष्ट चालकता होती है ये तनुता पर घटती है, ठीक है, तनुता बढ़ाने पर ये जो चालकता होती है ये बढ़ाने पर ये घटती है। तो ये मैंने इसमें शामिल नहीं किया था ताकि आप अलग ही ध्यान रखें, ये दोनों तो बढ़ती हैं पर ये घटती है, ठीक है, विशिष्ट चालकता। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक क्या है और इनके मध्य संबंध क्या है। तो देखिए विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक क्या है और संबंध भी हमें बताना है। तो चलिए समझते हैं पहले सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के तल के क्षेत्रफल A जो होता है इसका एक अनुपात होता है, इसी को हम कहते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है। इनका अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो x जो सेल स्थिरांक है x बराबर हो जाता है L/A। L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है, इलेक्ट्रोडों के तल का क्षेत्रफल जो विद्युत अपघट्य में डूबे होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए इकाई हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी इकाई होती है।
अब इनमें जो संबंध होता है विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के मध्य में, तो देखिए किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध R होता है उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम देखते हैं तो R जो होता है ये समानुपाती L अपान A, ठीक है। अब क्षेत्रफल A के तो व्युत्क्रमानुपाती है और L के समानुपाती है। अब समानुपाती हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक लगा देते हैं हम रो, ठीक है, ये L अपान A। अब रो यहां पर क्या है, तो रो यहां पर जो होता है ये रो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है यदि हम इसका मान निकालें तो L अपान A की जगह पर हम X रख सकते हैं, तो R बराबर रो इंटू X हो जाता है। अब यहां पर ये सेल स्थिरांक को दर्शाता है और सेल स्थिरांक के बराबर हम रो को इसके बटे ला सकते हैं, तो R बटे रो बराबर X, ठीक है, जो कि सेल स्थिरांक है। अब इनमें संबंध हम किस प्रकार से बता सकते हैं, देखिए R यहां पर प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध लिखा है, रो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध, X यहां पर सेल स्थिरांक है, ये सेल स्थिरांक, ठीक है। अब प्रतिरोध जो होता है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है, तो हम चाहे तो इसकी जगह पर 1 अपान चालकता भी लिख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है, तो हम 1 अपान विशिष्ट चालकता कर सकते हैं बराबर ये सेल स्थिरांक है। अब या फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, विद्युत चालकता बटे चालकता बराबर सेल स्थिरांक, ठीक है, और विद्युत चालकता बराबर सेल स्थिरांक गुणित चालकता। तो इस प्रकार से हम अदल बदल करके इनके मान में संबंध को समझ सकते हैं कि आखिर एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें ये उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 0.0241 M एसिटिक अम्ल की जो चालकता है वो 7.896 गुणित 10 की घात -5, यहाँ पर 10 नहीं लिखा है, ये 10 रहेगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। और यदि एसिटिक अम्ल के लिए डेल नॉट M का मान जो है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो वियोजन स्थिरांक क्या होगा। 2-3 चीजें हमें इसमें ज्ञात करना है। चलिए किस प्रकार से इसका हल करेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मोलर चालकता डेल CM की गणना करना है, तो डेल CM की गणना करने के लिए हमें यहाँ पर विशिष्ट चालकता जो होती है कप्पा वो इसमें दे रखी है, के बराबर 7.896 गुणित 10 की घात 5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सांद्रता C का मान यहाँ पर दे रखा है इतना, और ये जो सांद्रता है मोल लीटर्स में है, तो लीटर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसके लिए हम 1000 का इसमें भाग लगा देते हैं, तो ये बन जाती है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में, मोल सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो C है सांद्रता, इसका मान बन जाता है इतना, ठीक है, 241 गुणित 10 की घात -8 मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अब यहां पर हम सूत्र जो लगा रहे हैं डेल CM, इसके लिए बराबर K अपान C। तो देखिए इस सूत्र को थोड़ा सा मैं रिलेशन इसमें बता देता हूं, डेल CM बराबर K, तो K अपान C यहां पर बचेगा, तो डेल C का जो मान निकलेगा यहाँ पर CM का मान निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये तो गया इसका मान। अब यहां पर हमें इसी मान से, ठीक है, इसी मान से हमें वियोजन स्थिरांक की गणना करना है। तो वियोजन स्थिरांक की गणना हम करते हैं, तो वियोजन स्थिरांक के लिए हमें मान चाहिए होता है जैसे कि पहले अल्फा का, तो अल्फा बराबर होता है डेल CM अपान डेल अनंत M, ये मान होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 32.76 है बटे डेल अनंत M, जो कि यहां पर दे रखा है 390, तो 390.5 इसका हम भाग लगा देते हैं,
तो अल्फा का जो मान निकल के आता है ना वो इसमें आ जाता है 0.084। अब अल्फा का मान हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम वियोजन स्थिरांक को निकालेंगे ना तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता होगी, तो इसलिए हमने इसका मान निकाला। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अल्फा का मान 0.084। ठीक है। अब देखिए वियोजन स्थिरांक के लिए गणना करेंगे, तो इसके लिए गणना का इसका जो सूत्र होता है ये 0.084 यहाँ पर इसमें भी लिखा है, अल्फा की गणना कर दी है। और वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र होता है ये C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसमें हम इसका मान रख देते हैं, वियोजन स्थिरांक को हम Ka से प्रदर्शित करते हैं, तो ये C सांद्रता का मान रखा है जो कि इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये अल्फा का मान रख दिया है। ठीक है। और नीचे 1 माइनस अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा कर दिया। तो इसमें जो वियोजन स्थिरांक का जो मान निकल के आता है Ka का वो जाता है 1.85 गुणित 10 की घात -5 मोल लीटर इनवर्स। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में मोलर चालकता इतनी हो जाएगी और वियोजन स्थिरांक का मान इतना हो जाएगा। इस प्रकार से इसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।